नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव का खुद का प्यार को लेकर कन्फेस कर देना किस तरीके से उनको परिवार और पार्टी से दूर ले जाता है। जहां पर तेज प्रताप यादव के अब हाथ में आ चुका है तो क्या तो उनको प्यार चूज करना पड़ेगा या फिर पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके पिताजी और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो ट्विटर पे ये जारी कर दिया है कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी से 6 साल के लिए और परिवार से निकाल दिया है। अब पूरा मामला क्या है? पूरा मामला निकल के सामने आता है कि तेज प्रताप यादव जो है अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं जहां पर वो ये कन्फेस करते हैं कि वो एक महिला है, अनुष्का यादव, जिसका वो फोटो भी डालते हैं और बताते हैं कि जो अनुष्का यादव महिला है उनके साथ ये 12 साल से रिलेशनशिप में है। 12 साल से अगर रिलेशनशिप में तेज प्रताप यादव है तो मान लीजिए कि 2025 अभी चल रहा है, तो 2013 से वो अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है और वो अनुष्का यादव से बहुत प्यार करते हैं। इस चीज को लेकर वो कन्फेस करते हुए फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल देते हैं। फिर कुछ ही घंटे बाद जो है तेज प्रताप यादव वापस से अपने ट्विटर अकाउंट पे डालते हैं कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर लिया गया था और वो सारी चीजें मॉर्फ्ड हैं, वो एआई वाली इमेजेस हैं और गलत तरीके से उसको प्रयोग किया गया है। लेकिन ये सब चीजें लालू प्रसाद यादव ने नहीं देखी और उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से पूरी समाज के अंदर ये सबको बता दिया कि उन्होंने अपने घर से अपने सबसे बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया है और उनको जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कारण यही है कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार को कन्फेस किया। अब आप सोचिए, क्या तेज प्रताप यादव ने जो चीज़ कन्फेस करी क्या वो गलत थी? चलिए अब इस चीज़ को एनालाइज करने की तरफ बढ़ते हैं। तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव से पिछले 12 साल से प्यार करते हैं, ये चीज़ उन्होंने कन्फेस करी अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। अब आप सोचिए 12 साल से मतलब 2013 से वो रिलेशनशिप में, लेकिन 2018 के अंदर तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय, जो दरोगा राय जो बिहार के पूर्व सीएम हैं, उनकी पोती हैं ऐश्वर्या राय। दरोगा राय वही सीएम है जो 10 महीने लगभग तक सीएम थे और उनकी जो सरकार है वो एक कंडक्टर ने गिरा दी थी। अगर आपको वो पूरा किस्सा जानना है, समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए वो एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अगर अभी हम वापस से इस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस खबर के अंदर कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच के अंदर जो संबंध है वो भी काफी अच्छे नहीं है। 2021 से इन दोनों के बीच में जो है जो डिवोर्स मामला है वो एक फैमिली कोर्ट के अंदर अटका हुआ है और ये दोनों भी डिवोर्स लेना चाहते हैं। जब तेज प्रताप यादव की शादी भी 2018 में कराई जा रही थी तो ये भी सुर्खियां थी कि तेज प्रताप यादव की शादी जो है वो उनकी मर्जी के बिना कराई जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, अब आप सोचिए खुद इस चीज को एनालाइज कीजिए कि 2018 में अगर मर्जी के बिना शादी कराई जा रही है और 2013 से वो अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है तो किस तरीके से सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि तेज प्रताप यादव को सिर्फ इस चीज के चलते पार्टी से निकाल दिया गया है। तेज प्रताप यादव की हरकतें अगर हम देखें, जो एक राजनेता अगर करता है तो वो अगर गलती से सत्ता में पहुंच जाए तो समाज के लिए कितना ज्यादा बेकार हो सकता है, कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है एक समाज के लिए, वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है। तेज प्रताप यादव अभी पिछले कुछ महीने पहले भी सुर्खियों में थे होली के टाइम पे, जहाँ पर वो एक पुलिस वाले को होली के मौके पे नचवा रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे कि नाचो। आपने वो चीज़ देखी होगी। उससे पहले भी मीडिया कर्मियों से जो महिला मीडिया रिपोर्टर्स होती हैं उनसे किस तरीके से बात करने की, उस पर भी तेज प्रताप यादव जो है सुर्खियों में रह चुके हैं। लेकिन अगर हम ये वाली सुर्खी की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने कुछ गलत तो करा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने प्यार को ही तो कन्फेस किया था। क्या उस महिला ने जिसका नाम तेज प्रताप यादव ले रहे हैं, क्या उन्होंने तेज प्रताप यादव के ऊपर कोई गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए? नहीं। लेकिन लालू ने उनको निकाल क्यों दिया? जहां पर लालू अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट करके ये बताते हैं कि उनके समाज के अंदर, ये उनके परिवार के संस्कारों के अंदर नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो क्या चारा घोटाला करना और जो तमाम घोटाले आरजेडी ने लालू के राज में करे हैं, लालू की सरकार ने करे हैं, क्या वो उनके संस्कारों के अंदर था? तो तेज प्रताप यादव को निकाला ही क्यों? क्या लालू ये चीज़ अभी देखिए, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। पहला तो ये कि अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार के अंदर इसी साल के अंदर, उसके अंदर लालू चाहते ही नहीं है कि उनकी पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का दाग आए और वो राजनीति से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं, कुछ हमारे सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं, हमारा एनालिसिस ये भी कह रहा है कि ये जो तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया और पार्टी से निकाला गया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी है। भले ही तेजस्वी यादव मीडिया के अंदर आकर कुछ भी रिपोर्ट्स दे दे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कॉमन सेंस अगर हम सोचते हैं तो जब लालू जेल के अंदर मौजूद थे तो आरजेडी को कौन चला रहा था? क्या तेज प्रताप यादव बड़े बेटे के होने के नाते आरजेडी को चला रहे थे? नहीं, तेजस्वी यादव वो नेता थे जो धरातल पर जाकर, ग्राउंड के ऊपर जाकर हर एक व्यक्ति से मिल रहे थे, आरजेडी की छवि को वापस से रिवाइव कर रहे थे, जो काम उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो तेजस्वी यादव खुद का सीएम बनने का सपना वापस से ना उनके हाथ से चला जाए। शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने पिताजी को बोल दिया हो कि भाई आपका तो पार्टी पे इतना स्टेक है नहीं और आप अपने नाम के तहत कि मैं आपके कंधे पे बैठकर कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाऊंगा और आपको तेज प्रताप यादव को भैया को निकालना पड़ेगा, भले ही मैं मीडिया में आके कुछ भी रिपोर्ट दूं, कुछ भी बयान दूं।
और सेम चीज़ ये निकल कर भी आ रही है कि तेजस्वी यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई वो बड़े हैं, अडल्ट हैं, अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं, उनका निजी जीवन है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या किसी को प्यार करने के चक्कर में परिवार से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना, ये समाज के अंदर क्या जा रहा है कि कल को अगर गलती से लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाती है तो आप अगर किसी भी महिला से अपना प्रेम करते, किसी महिला से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर लालू खुद के बड़े बेटे का प्रेम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ही पार्टी से निकाल रहे हैं, जबकि महिला ने तो कोई गलत चीज़ नहीं कही है तेज प्रताप यादव के बारे में। तेज प्रताप यादव ने सिर्फ कन्फेस ही तो किया है। क्या एक ह्यूमन कन्फेस भी नहीं कर सकता? जहां पर आज के समय पर हम इतने आधुनिक काल के अंदर हम समय की गति से आगे बढ़ रहे हैं, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर आज भी ये रूढ़िवादी सोच रखना क्या सही है? आप इस चीज को सोचिए, खुद समझिए, जानिए, पहचानिए कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि लालू ने निकाल दिया। क्योंकि राजनीतिक अभी और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ही तेज प्रताप यादव ने इस चीज को किस तरीके से कन्फेस किया कि वो उनकी पार्टी के विरोध जा सकता है, परिवार के विरोध जा सकता है, अपने छोटे भाई, क्योंकि ये तय है कि अगर आरजेडी चुनाव जीतती है, बहुमत पाती है, तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, तेज प्रताप यादव सीएम नहीं बनेंगे। क्या ये दोनों भाइयों के बीच में कोई तकरार है कि इस मौके पर तेज प्रताप यादव इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में चला जाएगा? क्या ये आरजेडी के अगेंस्ट में चला जाएगा? क्योंकि आप अगर इसे नॉर्मल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो जो बिहार का युवा है वो तो यही समझेगा कि भाई अगर आरजेडी कल को चुनाव में आ जाती है तो ये प्यार करने के मामले में लोगों को जेल में डाल देगी। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, तेज प्रताप यादव ने कन्फेस करके कोई गलती नहीं करी है, लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से उसको रिएक्ट किया है, रिटेलिएट किया है, वो क्या पोर्ट्रे करता है? भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और एलजेपी, ये जो प्रमुख कुछ पार्टियां है आरजेडी के अलावा बिहार के अंदर, वो इस चीज़ को, मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठा रही हैं, आरजेडी के ऊपर पलटवार कर रही हैं, सारी अपनी प्रक्रिया दे रही हैं, अपने बयान दे रही हैं। लेकिन इस चीज़ को ये जो चीज़ है ये दर्शाती है कि किस तरीके से एक रूढ़िवादी सोच आज भी बिहार के उन नेताओं के अंदर है जो संस्कारों की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन खुद भी इतने घोटाले करके जेल जा चुके हैं, लोगों का पैसा खा चुके हैं, लोगों का गाय का चारा तक खा चुके हैं, वो अब संस्कार और शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। खैर, अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मोहक मंगल वर्सेस एएनआई एक न्यूज़ आ रही है। अब असल में क्या हुआ है, एएनआई एक न्यूज़ एजेंसी है जिनका काम ये है कि वो अपने रिपोर्टर्स को पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर भेजती हैं, वहाँ से रिपोर्टर्स को हायर करती हैं और उनका कार्य यही होता है कि आपको बाइट्स लेकर आनी है नेताओं की, सेलिब्रिटीज़ की, और कुछ भी अगर कहीं पे कार्य हो रहा है तो आपको वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करनी है। और फिर कोई भी मीडिया हाउस, जैसे तर्कवाद है या फिर कोई और मीडिया हाउस, एएनआई को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पैसा देगा कि हम साल का आपको इतना रुपया देंगे, फलाना रुपया देंगे, और आप हमें इतने वीडियोज़, इतनी चीज़ें आपके डेटाबेस के हमें यूटिलाइज करने देंगे, और हम पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाएंगे, हम उसे कितना भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सब्सक्रिप्शन पे पैसा दिया है और हम उस पैसे के तौर पे वो वीडियोस आपसे खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के तौर पे वो वीडियोस आपसे खरीद रहे हैं। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है एएनआई चलाता है और इसी मॉडल पे एएनआई वर्क करता है। अब ये आपने अक्सर कुछ भी न्यूज़ चैनल्स के अंदर, जो टीवी चैनल्स होते हैं, उस पर आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल जो है एएनआई का जब भी माइक होता है तो उस चीज़ को ब्लर नहीं करते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि वो उन वीडियोस को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया, जो एक न्यू मीडिया निकल कर सामने आया है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, वैसे ही एएनआई ने भी खुद का न्यू मीडिया, आप देखेंगे कि एएनआई की यूट्यूब चैनल पर स्मिता प्रकाश की पॉडकास्ट आती है, एएनआई का ट्विटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये न्यू मीडिया के फॉर्म्स है। तो इन न्यू मीडिया के फॉर्म के तहत एएनआई जब इन चीज़ों पर एक्टिव होना शुरू होता है तो और भी न्यू मीडिया फॉर्मुलेट होना शुरू होता है, जैसे तर्कवाद हुई, मोहक मंगल जैसे और भी चैनल्स बनते हैं जहां पर वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और कंटेंट क्रिएशन करते हैं। अब वहाँ पर वो एएनआई के वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं। अब एएनआई ने इसी वीडियो को इस्तेमाल करने के चक्कर में बहुत से यूट्यूबर्स को धमकाना शुरू कर दिया है, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है कि भाई आप या तो हमें पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपके चैनल पे इतनी स्ट्राइक मारेंगे कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और पैसा भी कोई छोटा मोटा एएनआई नहीं मांग रही है, 18 लाख, 20 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपया तक एएनआई मांग रही है, वो भी 1 साल 2 साल के लिए। एक नॉर्मल क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कुछ क्रिएटर्स ने तो पैसे दे भी दिए हैं, कुछ क्रिएटर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोची है। मोहक मंगल इज अमंग वन ऑफ देम, और उन्होंने सबसे पहले इस चीज के ऊपर वीडियो बना के सर्कुलेट करना शुरू करा। चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मोहक मंगल इस चीज पर एएनआई को पैसा नहीं देते हैं, तो क्या होगा? एएनआई स्ट्राइक मारेगा, मोहक मंगल का चैनल डिलीट हो जाएगा, जनता मोहक मंगल को सिंपैथी दे देगी। लेकिन मोहक मंगल ने जो एएनआई का वीडियो यूटिलाइज करा वो यूट्यूब की फेयर पॉलिसी में आता है।
सही तरीके से यूटिलाइज करा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी बार ये हुआ है कि ये जो मोहक मंगल जैसे चैनल्स होते हैं, अगर कोई छोटा क्रिएटर इनके वीडियो, जैसे ANI एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, मोहक मंगल उनसे छोटे क्रिएटर है, उनके नीचे एक और छोटे क्रिएटर्स होंगे, उनके नीचे और छोटे क्रिएटर्स होंगे। लेकिन सोचिए अगर मोहक मंगल का वीडियो कोई भी फेयर यूज के लिए 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए इस्तेमाल करता है, और जो एक छोटा क्रिएटर होता है, क्या मोहक मंगल उस पर ये चीज को चेक मार्क देते हैं कि भाई मैं आप पे कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा? बहुत बार ये चीज देखी गई है कि कितनी बार मोहक मंगल जैसे चैनल जो है इन पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देते हैं कि आपने हमारा वीडियो कैसे यूटिलाइज कर लिया। जबकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही क्या बताया था, अभी खबर की स्टार्टिंग में, कि ANI का मॉडल ही ये है कि हम आपको वीडियो सेल करेंगे। तो अगर आप ANI का वीडियो फ्री में यूज कर रहे हैं, भले ही वो फेयर यूज पॉलिसी में आता हो, तो ANI ने आपके ऊपर स्ट्राइक मार दी। लेकिन ANI ने जिस तरीके से वो स्ट्राइक मारी है वो कतई गलत है। ANI बहुत ही नॉर्मली इस चीज को भी प्रेजेंट आउट कर सकता था कि भाई मोहक, आप मोहक की टीम से कांटेक्ट करते हैं, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कांटेक्ट करते, आप बोलते उन्हें कि भाई आप हमारे वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इन वीडियोस में उनको इस्तेमाल किया है, आगे से आप प्लीज हमारे वीडियोस को इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हम आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देंगे। अभी हम आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे से आप करते हैं तो हम आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीदिए। लेकिन ANI क्या कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है कि पहले कॉपीराइट स्ट्राइक लगाओ फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीदवाओ। नहीं, क्यों? ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से तो दादागिरी और ये ब्लैकमेलिंग करके तो ANI पैसा कमा रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत है। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इसके ऊपर ANI के ऊपर जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि ANI का पगड़ा भारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ANI की साइड हूँ। अगर आज हम ANI के हम भी वीडियोस इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऊपर भी स्ट्राइक आ सकती है, हमें भी फिर ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे कि भाई ANI ने हमारे ऊपर स्ट्राइक डाल दी वो डाल दी। लेकिन हमारा काम यह है कि जो सच है वो आपको सच बता दे, जो झूठ है वो आपको झूठ बता दे। कार्य यही निकल कर आता है। मोहक मंगल अगर इतना ही ANI से नाराज हैं तो वो इस चीज़ को ये भी कहने की वो भी बताए की कोशिश करें कि ANI का यही काम होता है। अगर वो ये भी बता रहे हैं कि ANI का यही काम होता है तो इस चीज़ को ये भी बताएं कि भाई अगर मेरा भी वीडियो है तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं कभी जीवन में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा। क्या मोहक मंगल इस चीज़ पर अग्री करेंगे? नहीं करेंगे। जब आप इस चीज़ पर अग्री नहीं कर रहे हैं तो आप सामने वाले को कैसे बोल सकते हैं कि अग्री कर लीजिए? लेकिन ANI भी जिस तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत गलत है। वो इंसानी रूप से, मानवता के रूप में बहुत गलत है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत ने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान के जो वेपन्स को तबाह किया था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। अब वो रिपोर्ट क्या कहती है, अगर हम रिपोर्ट के अंदर जाते हैं तो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, जहां पर SAAB 2000 जो एयरबॉर्न है उसको 315 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर था, वहां पर हमारी मिसाइल जाती है, उसको तबाह करती है। इसी के साथ साथ C-130J इसको हमने S-400 से तबाह कर दिया गया है। इसी के साथ साथ एक JS-17 को हमने तबाह कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2 F-16 हमने तबाह कर दिए हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि चाइनीज LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम है जो लाहौर के अंदर मौजूद था। वहां पर हमारा एक हार्डी कामागाजी ड्रोन जाता है, वो उसको तबाह कर देता है। कामागाजी ड्रोन वही ड्रोन होते हैं जिनके अंदर बारूद और असला भरा होता है, और उनको बनाया इसलिए गया है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके तबाह हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक HQ-9 सिस्टम है, वो भी चाइना का है, उसको भी हमने तबाह कर दिया है। चाइनीज वर्जन ऑफ S-300 है, उसको भी तबाह कर दिया है हमने। तो ये जो जितनी तमाम चीज़ें हैं ना, जो टेबल के तौर पर आपको पता चली, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने तबाह कर दी चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे डिफेंस सिस्टम ने। ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। एट प्रेजेंट अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सब चीज़ें आगे निकलती जाएंगी वो इस चीज़ को और पुष्टि दे देंगी। हाल ही में USA के अंदर भी एक रिपोर्ट जारी होती है, उस रिपोर्ट के अंदर भी ये बताया जाता है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर बेसिस को तबाह किया, प्रिसीजन से टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया, और पाकिस्तान भारत में कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान जो एम भी कर रहा था गोल्डन टेम्पल को और भी मंदिरों को और सिविलियन पॉपुलेशन को, उनको भी उसमें भी वो नाकाम हो गया। आर्टिलरी शेल्स भेजना वो एक पाकिस्तान हाइट से भेजता है, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिटेक्ट देम, और उनको रोक देना वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। उसका जो हिसाब है वो पाकिस्तान से विद इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। लेकिन एट अ टाइम अगर मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तानी कौम को जो ये जुमला दिया जा रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है, उनके जो सबसे सुप्रीमो लीडर है, जो उनके सब हैं देश के अंदर, आसिम मुनीर, उनके द्वारा जिन्होंने अपने आप को सब मान लिया है, वो बिल्कुल गलत साबित होता है। क्योंकि पाकिस्तान, जहाँ पर ये USA की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है, और बाकी मीडिया रिसोर्सेज, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स ये सब चीज़ें कह रही हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव फेल होता जा रहा है। उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ये चीज़ USA के खिलाफ कह रहे हैं कि भाई USA तो बना ही इसलिए कि वो दो देशों के बीच में लड़ाई कराता रहे और वहाँ से पैसा कमाता रहे। पैसा भी USA से लेना है, बुराई भी USA की करनी है,
चाइना के खिलाफ इनसे कुछ बोला नहीं जाता, क्योंकि चाइना ही सारी चीज़ें इनसे बुलवाता है, चाइना ही इनसे सारी चीज़ें करवाता है। क्योंकि मेन जो यूएसए की रिपोर्ट की बात अभी मैं आपसे कर रहा था, उसके अंदर यही है कि इंडिया का बिगेस्ट थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, इंडिया का बिगेस्ट थ्रेट चाइना है, और चाइना का भी बिगेस्ट थ्रेट इंडिया है, क्योंकि इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस चाइना। यूएस डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस चाइना, बट इंडिया हैज दिस कैपेबिलिटी कि हम चाइना को रिप्लेस कर दें। और चाइना को यही डर है कि कल को इंडिया हमें अगर रिप्लेस कर देगा तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। चाइना का वजूद क्या है पूरी दुनिया के अंदर? चाइना का वजूद क्या है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, बस। हिंदुस्तान का क्या वजूद है? हमारे पास ब्रिलियंट माइंड्स हैं। कभी आपने सुना है कि कोई चाइनीज आदमी सिलिकॉन वैली के अंदर इतना परसेंटेज पे सीईओ बन चुका है कंपनीज के अंदर? नहीं। लेकिन किस तरीके से इंडियन सीईओज बनते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है। भले ही उसके अंदर लाखों कमियां हो, लेकिन जितना है उस हिसाब से अगर उसको देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू चाइना। अगर हम करते तो हमारे काम यहाँ पे ढीला जरूर होता है, धीरे होता है, लेकिन जब होता है वो किफायती होता है, काम का होता है। चाइना के माल की तरह नहीं होता कि चल जाए तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, ऐसा कुछ काम नहीं होता हमारे यहाँ पर। तो चाइना को ये बहुत बड़ा डर है कि भाई इंडिया हमें कहीं ना कहीं रिप्लेस ना कर दे। अगर हम आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में, तो हमें पता चलता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने वो चीज कह दी है जो हिंदुस्तान के नेताओं को अब एकजुट मिलकर बोलनी चाहिए कि बांग्लादेश ऑल्सो हैज 2 चिकन नेक्स। एक तो वो जो रंगपुर वाला डिवीजन है वो, एक जो चिटगांव वाला नीचे साउथ में डिवीजन आता है वो, ये 2 चिकन नेक बांग्लादेश के पास भी है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये चीज़ क्यों कही? बांग्लादेश से अक्सर ये सब चीज़ें हवा में निकलती आती है, बातें निकल कर आती रहती है कि बांग्लादेश जो है इंडिया के सिलीगुड़ी पर अटैक कर देगा, इंडिया को सिलीगुड़ी से काट देगा, चाइना को जो है सिलीगुड़ी के पास में एयरबेस दे देगा। सिलीगुड़ी इंडिया का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है कि वो बहुत ही नैरो है, 20-21 किलोमीटर का एक वो पूरा इलाका है, और वो चिकन नेक की तरह है, मतलब वो चिकन नेक फॉर्मुलेट करता है, बहुत ही हल्का है, तो सेंसिटिव है, तो चिकन नेक बोला जाता है। तो वो जो चिकन नेक इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास भी 2 है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को बता दिया है, और ये बोलना बहुत जरूरी था। जो आवाज़ें बांग्लादेश से निकल रही थी, जो रेडिकल आवाज़ें बांग्लादेश से निकल रही थी, वो इस चीज़ को 100% काउंटर आउट करती है कि बांग्लादेश को ये पता चल जाए कि भाई हमने पाकिस्तान को क्या कर दिया था। मैंने पिछली बार भी वीडियो में ये चीज़ कही थी और अभी भी कह देता हूँ। सोचिए हम एसी कमरे में सिर्फ बैठकर पाकिस्तान के साथ ये कर रहे थे। कल को अगर हमारी आर्मी की सही में जच गई कि जंग के मैदान में लड़ना है, तो हम किसी भी आर्मी के साथ, किसी भी देश के साथ क्या कर सकते हैं? हमने एक बहुत अंदर ये धारणा बैठा ली है कि हम जो है खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं। हज़ारों सालों की गुलामी हो गई, फिर उसके बाद जो है हमने इस तरीके से समाज को हमारे डेवलप कर लिया कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें खुद को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। जज्बे की बात आ जाए तो हिंदुस्तानी आर्मी से बड़ी कोई आर्मी है ही नहीं, कोई बढ़िया आर्मी है ही नहीं। और इस चीज़ को हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डिफाइन आउट किया है। मैं किसी भी सरकार नेता की तारीफ नहीं करूँगा, उनका काम है ये कार्य करना, लेकिन इस देश की आर्मी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जब उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया जाए तो वो क्या कर सकती हैं, वो ये चीज़ बता दें। इतना बड़ा कोई डिफेंस बजट नहीं है हिंदुस्तान का, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को डिफाइन आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस चीज़ को क्लियर आउट किया है, वो बांग्लादेश को यही बताने की कोशिश करी है कि भाई जितना ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने पसीना हल्का फुल्का निकला भी था ना, आपके टाइम पे तो इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 कोई आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई मिलिट्री नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास एक रेडिकल पॉपुलेशन है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया था, वहाँ पर उन्हें मोहम्मद यूनुस ने जो है अनबैन कर दिया है, और यही सब काम है बांग्लादेश का, और कुछ नहीं है। बांग्लादेश को अभी ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि भारत के ऊपर अगर आप गलत नज़र से देखेंगे तो वो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव नोशन आपकी कंट्री के फ्यूचर के लिए क्रिएट आउट हो जाएगा। क्योंकि भारत अगर बांग्लादेश पर अटैक करता है तो ये चीज़ पूरी दुनिया में पोर्ट्रे आउट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हम एक छोटे देश पर अटैक कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अब ऐसा हो, लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी ने क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने की कोशिश करी तो हम वहाँ पर उनके देश का एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, या फिर सही में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि क्या वो देश एग्जिस्ट करता भी था या नहीं करता था, अंडू कर देंगे वो कंट्री थी या नहीं थी। ये चीज़ हर देश को पता होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद यूनुस ने अब ये बोल दिया है कि वो जल्द इलेक्शंस करवाने वाले हैं। क्यों बोल दिया है? सीधा सा कारण है, पिछली बार भी हमने वीडियो के अंदर इसको क्लियर आउट किया था कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, वो बांग्लादेश में कुछ नहीं कर पा रहे, उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। उनको लग रहा था जो बाइडन वापस से जीत जाएंगे, जो बाइडन हार गए। जैसे जो बाइडन हारे वो चाइना की तरफ बढ़े, चाइना ने भी लात मार के वापस भगा दिया। ट्रंप की तरफ जाते हैं, ट्रंप तो लात मारते ही रहते हैं उनको। उनकी जो आर्मी चीफ है वो उनको लात मार रहा है, उधर से जो खालिदा जिया की पार्टी है BNP वो उनको लात मार रही है। तो हर तरफ से मोहम्मद यूनुस पिसते ही चले जा रहे हैं, सैंडविच बन रहा है। और उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि शेख हसीना को तो समय भी मिल गया था कि बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान चले जाइए, मुझे समय भी नहीं मिलेगा और मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला।
ये चीज़ बहुत अच्छे से मोहम्मद यूनुस जानते हैं। तो अब उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं बांग्लादेश के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाऊंगा, जहाँ पर इससे पहले मोहम्मद यूनुस कह रहे थे कि मैं 2026 में इलेक्शन कराने की सोचूंगा, 26 में कराऊंगा नहीं, सोचूंगा। वहाँ पर अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन करवाऊंगा। तो ये सारी तमाम खबरें आज के दिन की आपके सामने हम तर्कवाद के थ्रू लेकर आए हैं। अब आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।